हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन का दूसरा रिएक्शन। हमने एक सबसे बड़ा पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो था कार्बन आयन जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म करता था वो हमने कर लिया लास्ट लेक्चर तक। आज हम लोग दूसरे रिएक्शन का पढ़ेंगे जिसमें कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बन आयन है, दैट इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्यों इस रिएक्शन का नाम दे रहे हैं पहले इस चीज़ को समझते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन क्योंकि इस रिएक्शन में जो है वो CO2 जो होगा वो रिमूव होगा, तो चूंकि CO2 यहाँ से डिटैच हो रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और सोडा लाइम क्योंकि तुम्हारा जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो सोडा लाइम रिएजेंट होता है। अब देखते हैं रिएक्शन क्या है। जैसे मान लो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सपोज यहाँ पे N कार्बन बना हुआ है R+C, ठीक है, दैट इज N कार्बन। अब यहाँ पे हमने ले लिया रिएजेंट सोडा लाइम और उसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया H3+ सेकेंड स्टेप में। तो सब यहाँ पे क्या बन रहा है RH+CO2। ध्यान से देखो यहाँ पे N कार्बन था, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें N-1 एक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो होगा वो निकल चुका होगा तुम्हारा CO2 के फॉर्म में, इसलिए एक कार्बन कम का यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो ध्यान से मैकेनिज्म, RCOH है, सबसे पहले NaOH के साथ फास्ट स्टेप होगा। इसका जो OH- होगा, ये OH- क्या करेगा, इस H को लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है तो लेके गया O- Na+ H2O। ये स्टेप फास्ट होगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे RCO- Na को आराम से डिसोसिएट कर सकते हो RCO- और Na+ के फॉर्म में, इस तरह से डिसोसिएटेड फॉर्म में रह सकता है वो। तो यहाँ का O- जो है वो इस पे गिरा और ये वाला तुम्हारा जो बॉन्ड था वो बॉन्ड तुम्हारा R पे शिफ्ट हो गया, तो R पे - CO2। अब ध्यान से देखो ये स्टेप तुम्हारा CO2 जो है वो रिमूव कर रहा है, तो CO2 यहाँ से रिमूव कर रहा है चूँकि गैस के फॉर्म में, इसलिए ये तुम्हारा रिएक्शन कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है, फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो साथ ही साथ क्या बन रहा है, कार्बन आयन, तो ये स्टेप क्या है, हमारा स्लो स्टेप है। अब समझना ध्यान से, स्लो स्टेप में क्या बन रहा है हमारा, कार्बन आयन। तो अगर मान लो कार्बन आयन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली तुम्हारा उसका रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि पूरा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में। तो यहाँ पर हमने फिर उसके बाद जो कार्बन आयन बना वो कार्बन आयन को हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, ये बन गया हमारा RH, ये भी फास्ट स्टेप में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन RH। अब समझना ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन जो है वही हमारा क्या है, RDS, और इसीलिए स्टेबिलिटी जो होगा कार्बन आयन का जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस पर हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे हमने एक दो एग्जाम्पल लिखा है, CH3COH और यहाँ पे NaOH है प्लस COH3O+, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो CO2 होगा ये हमारा CO2 निकल जाएगा बाहर एंड फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये CH4, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और H। ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये हाइड्रोजन किससे आ रहा है, H3O+ से। जब बाद में हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो उससे आ रहा है, इस चीज़ को समझोगे बात को यहाँ से। उसी तरह से यहाँ पे COH था तो यहाँ से COH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फाइनली तुम्हारा इससे क्या अटैच हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा प्रोपेन बन गया। उसी तरह से NaOH प्लस COH3O+, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, यहाँ से क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। उसी तरह इसमें देखो OH के साथ तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा ये OH रह गया और यहाँ पे क्या लग गया, हमारा हाइड्रोजन प्लस CO2 वहाँ पे बाहर निकल गया। तो देख रहे हो ना कैसे हम लोग वहाँ से CO2 को रिमूव कर रहे हैं और फिर बाद में जो हाइड्रोकार्बन है जहाँ से COH अटैच था वहाँ पे हम जो जाकर हाइड्रोजन को अटैच कर दे रहे हैं। तो यहाँ तक नोट करो, फिर और कुछ सवाल हम लोग करेंगे इससे। तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिखा है, तो सवाल को कैसे अप्रोच करना ध्यान से समझते हैं। NaOH प्लस CO क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनाएगा, फिर इस कार्बन आयन में यहाँ से हाइड्रोलाइज कर दो, क्या मिलेगा यहाँ से D+, वो D+ जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, D। उसी तरह NaOH प्लस CO क्या होगा, यहाँ से CO हटेगा और यहाँ से H इस पर जाके अटैच हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे मिथाइल लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ये सवाल देखो, इसमें आपका यहाँ पे तो आपका कार्बन आयन बन जाएगा, इस वाले कार्बन पे कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन जो होगा ये नेगेटिव चार्ज पे गिरेगा क्योंकि Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन लगा दिया, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देख लो ध्यान से, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और इस पर क्या लगा हुआ, Br, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर और यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, सबसे पहले कार्बन आयन कहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे कार्बन आयन बन गया। ध्यान से देखो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे गिरा और इसको बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से ये सारा सवाल उसी से रिलेटेड है, इसको एक बार अपने से बनाने का ट्राई करोगे, ठीक है। बाकी सारा सवाल को एक बार खुद से अप्रोच करोगे, सारा सवाल बनेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर एक दूसरा टाइप का सवाल आता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो जो अगले तरह का सवाल है वो ये है कि आपसे 2-3 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा, उनमें पूछेगा कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज़्यादा है। तो आपको सिंपल रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो आपको करना क्या है कि सब में कार्बन आयन बना दो। तो ये कार्बोक्सिलिक इससे अटैच है तो यहाँ नेगेटिव ले आओ, इससे अटैच है तो इस पर नेगेटिव ले आओ, और इससे अटैच है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या लगेगा, -I, यहाँ एक भी -I नहीं है, यहाँ पे CH3 जिसका +I लग रहा होगा। अब ध्यान दो -I वाला तो ज़्यादा स्टेबल होगा, -I यहाँ पे पास है, -I यहाँ पे दूर हो गया। तो अगर हम इसे A कह रहे हैं, इसे B कह रहे हैं, इसको C कह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा हो जाएगा, स्टेबल कार्बन आयन A हो गया, देन B हो गया, देन उसके बाद C। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ABC हो गया। ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से COH हटेगा, यहाँ से COH हटेगा, तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट 3D है। तो वैकेंट 3D के कारण यहाँ पे क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लो, इस पर क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि कार्बन आयन अगर बनाओगे तो एक तो कार्बन आयन यहाँ बन गया और एक कार्बन आयन यहाँ पे बन गया, तो दोनों NO2 का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, -I, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस होगा नहीं, तो -I यहाँ पे पास है, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इस तरीके से हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये तो रेजोनेंस में आ सकता है। तो जब रेजोनेंस में आएगा तो क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट 3D, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से देखो, यहाँ तो रेजोनेंस आने वाला नहीं, तो रेजोनेंस यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग -I लगेगा, -I इसका ज़्यादा लग जाएगा क्लोरीन से, इसलिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ NO2 है और Cl है, दोनों में -I किसका ज़्यादा लगता है, NO2 का, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज़्यादा हो गया, NO2 वाले का। उसी तरह यहाँ देखो, sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, sp2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ज़्यादा स्टेबल, तो ये रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों में देख लो, इस पर जब नेगेटिव आएगा तो ये रेजोनेंस होकर क्लोरीन के वैकेंट 3D में आ सकता है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल, यहाँ तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। उसी तरह C6H11, C6H5, तो C6H11 मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो तुम्हारा क्या है, लगभग कम है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका sp2 कार्बन, sp कार्बन ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ पे देखोगे तो एक कार्बन आयन बनेगा CH3-, एक कार्बन आयन बनाएगा आपका CH3 CH2-, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, CH3-, इसलिए उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन एसिटिक एसिड का ज़्यादा हो जाएगा देन तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि यही 2 टाइप का सवाल पूछता है। पहला आपको रिएजेंट से रिलेटेड सवाल पूछेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा आपसे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन टाइप सवाल पूछता है। तो इस रिएक्शन के लिए इतना ही। तो अब अगले लेक्चर हम लोग कार्बन आयन का दूसरा रिएक्शन के साथ पढ़ेंगे।